हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में देने वाले हैं आपको अपना डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू इस MG ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म 4x4 टॉप मॉडल ऑटोमेटिक का। दोस्तों, 6 दिन हो चुके हैं एक्सपीरियंस करते हुए इस गाड़ी को, और कल है 7वां दिन। कल शाम तक ये गाड़ी मेरे हाथ से चली जाएगी, और इन 6 दिनों में मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चला लिया। तो 1000 किलोमीटर में काफ़ी सारी नोटिंग्स मिली इस गाड़ी के बारे में, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस गाड़ी को मैं ट्रिप पे लेके गया था, उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही जगह। तो हिल्स ड्राइव रिव्यू भी आपके लिए बहुत ही जल्दी आ रहा है, और बाकी सभी एस्पेक्ट्स जिन तरह से मैं वीडियो को कवर करता हूँ वो सभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में डिटेल में बात होने वाली है अपने टिपिकल वे में, जिस तरह से मैं आपको हर गाड़ी के बारे में बताता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या खास बातें हैं और क्या कमियाँ हैं, और क्या ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं सभी डिटेल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्गोनॉमिक्स के साथ। तो अर्गोनॉमिक्स पे आ जाएं तो सबसे पहले चलते हैं ड्राइवर डोर की तरफ। तो यहाँ आपको बटन्स देखने को मिल रहे हैं लॉक अनलॉक के, विंडो लॉक के और पावर विंडोज़ के। यहाँ तक सभी चीज़ें ठीक हैं। इधर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि प्रॉपर टिपिकल तो नहीं बोलूँगा, बट ओवरऑल ORVMs बार बार एडजस्ट तो करने नहीं होते, तो ये भी अपना काम ठीक ठाक कर लेते हैं। यहाँ से शायद आपको दिख पा रहा हूँ, वैसे नहीं दिख पा रहा है तो आपको बता देता हूँ। सीट के जो कंट्रोल्स हैं, मेमोरी फंक्शन के, मसाजिंग सीट्स के, वो टिपिकल जगह पे हैं और कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत टाइम लगे अडेप्ट होने में, बट अदरवाइज एक मसाजिंग सीट का बटन है जो थोड़ा सा अलग है और कॉमन नहीं है गाड़ियों के अंदर। अदरवाइज सभी चीज़ें टिपिकल हैं और ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्लस लंबर सपोर्ट का भी बटन यहाँ पे दे दिया गया है, और ये चीज़ अप्लाई होती है दोनों ही साइड, ड्राइवर और को ड्राइवर की साइड भी। अब आ जाते हैं अपने स्टीयरिंग की तरफ। तो राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, और लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे MID कंट्रोल, साथ ही अपना अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे भी कुछ बटन्स दिए गए हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए, और ये वाले जो आप बटन देखेंगे ये दिए गए हैं वॉइस कमांड्स के। स्पीडोमीटर की तरफ आ जाते हैं तो स्पीडोमीटर में ईजी रीडेबिलिटी है और कोई बटन्स वगैरह नहीं दिए गए हैं, तो कोई एक्सेसिबिलिटी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। राइट साइड में आपके टिपिकल हेडलैम्प कंट्रोल, लेफ्ट साइड में आते हैं वाइपर कंट्रोल्स। तो यहाँ तक सभी चीज़ें सॉर्टेड है। अब मेन जो आपको ये बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है, कमी आती है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स ना के बराबर हैं, तो अगर को ड्राइवर को या पैसेंजर्स को बोले कंट्रोल लेना है इस सिस्टम का, तो सारा कंट्रोल टच बेस्ड है, और वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। बाकी फीचर्स वगैरह की बात करें तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें आता है, और वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी ड्राइवर के लिए तो यहाँ पे बटन दिया ही गया है, जिससे वॉल्यूम एडजस्ट या म्यूट इसे किया जा सकता है नॉर्मली। उसके अलावा यहाँ चले तो यहाँ आपको हज़ार्ड लैम्प का बटन देखने को मिलेगा, और उसके नीचे मिलेंगे आपको ऑटो AC के कंट्रोल्स। यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और पीछे के लिए अलग एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलती है। नीचे आप देखेंगे तो फ्रंट और रेयर डिफॉगर के बटन, और रेयर AC को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो प्रॉपर कवर दिया गया है, और कवर के अंदर आपको एक 12 वोल्ट और एक USB सॉकेट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे तो गियर कंसोल के अराउंड काफ़ी सारे बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं लेफ्ट वाले बटन्स की तरफ। तो ये दिए गए हैं वेंटिलेटेड और अपने हीटेड सीट्स के। राइट साइड की तरफ आ जाएं तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग असिस्ट और रेयर डिफरेंशियल के बटन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और ये जो आप रोटरी नॉब देख रहे हैं ये है अपने ड्राइव मोड्स के लिए। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं, और आर्मरेस्ट भी आपका दोनों साइड से ओपन किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई बटन्स नहीं है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे ऑटो डिमिंग IRVM का ऑटो बटन आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। और ऊपर की बात करें कंट्रोल्स की, तो ऊपर आपको लाइटिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं, बूट रिलीज़ के बटन यहाँ पे दिए गए हैं, और सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो टिपिकल कंट्रोल्स हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। ओवरऑल अगर अर्गोनॉमिक्स को कंक्लूड करूँ तो परेशानी सिर्फ एक जगह आ रही है, और वो जगह कौन सी है? इस म्यूज़िक सिस्टम को पैसेंजर्स को कंट्रोल लेने में, वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करने में, और कोई भी और चीज़ करने में। अदरवाइज़ कोई ऐसे अर्गोनॉमिक फ्लॉ मैं यहाँ पे गाड़ी में नहीं ढूंढ पाया हूँ
सभी चीज़ें इन प्लेस हैं और सभी चीज़ें टिपिकली सेट रखी गई हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है विजिबिलिटी। तो दोस्तों, फुल ग्लास एरिया आपके सामने है इस टाइम फ्रंट का, और बोनेट विजिबिलिटी वगैरह तो आप देख ही पा रहे हैं। बोनेट की अच्छी खासी विजिबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। और उसके अलावा अगर बात करें तो विजिबिलिटी जो बोनेट के आगे आपको नहीं मिल पाती है, तो उसमें आपको असिस्ट करने के लिए फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं। तो फ्रंट विजिबिलिटी में कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बट अगर आप ये पिलर देखेंगे तो पिलर काफ़ी ब्रॉड रखा गया है और ORVM का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो ORVM का साइज़ होने से फ़ायदा तो हो जाता है कि साइड विजिबिलिटी हमें काफ़ी अच्छी मिलती है, आप इस टाइम देख भी पा रहे होंगे। बट कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट बनता है ज़्यादातर गाड़ियों में। तो दोस्तों MG ने उसका भी ख्याल रखा है। ये आप देखेंगे तो पिलर और अपने ORVM के बीच एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपनी रेयर विजिबिलिटी। तो आप देखेंगे इस टाइम आपको 2 पैसेंजर भी दिख रहे हैं गाड़ी में, बट ग्लास की विजिबिलिटी पूरी है और वहाँ पे कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं विजिबिलिटी की शिकायत के ऊपर, क्योंकि MG ने ध्यान तो काफ़ी दिया है इस गाड़ी के ऊपर, बट कहीं ना कहीं हर पॉइंट में मेरे को लग रहा है कि छोटी छोटी कमियां छूट गई हैं। और अब छोटी कमी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, रिवर्स कैमरा अगर आप देखेंगे इस गाड़ी का तो 360 डिग्री कैमरा आता है। एक कैमरा आपको मिलेगा फ्रंट ग्रिल पे, एक बैक में जो टिपिकल हर कार में होता है, और 2 आपको मिलेंगे ORVMs के नीचे। यहाँ आप टच करके भी चेक कर सकते हैं चारों ही तरफ का व्यू, और 3D व्यू अगर आपको चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। बट 50-51 लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब से अगर बात करें तो दोस्तों, कैमरा की क्वालिटी क्लैरिटी आपके सामने है। फुल डे टाइम है गाड़ी, अभी मैं धुलवा के लाया हूँ, तो कैमरा गंदे होने का कोई चांस नहीं है। और धूप आपके सामने है कितनी पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से कैमरा की विजिबिलिटी और बेहतर हो सकती थी। और ब्लैक गाड़ी होने के बाद भी यहाँ पे वाइट गाड़ी दिखाई दे रही है, इसे खैर कमी नहीं मानेंगे। अगर कैमरा की क्वालिटी क्लैरिटी ठीक होती तो डेफिनेटली एक बेहतर बात रहने वाली थी। बाकी जैसे ही आप रिवर्स करके फ्रंट की तरफ चलेंगे तो भी थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन रहता है और उसके बाद हो जाता है ये बंद। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप टाइट स्पेसेस में और लो स्पीड में अपने कैमरा को ऑन कर सकते हैं, इधर उधर की विजिबिलिटी लेने के लिए या फिर थोड़ी नैरो जगह से अपनी गाड़ी को निकालने के लिए। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वालिटी और क्लैरिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जो दिन में ही अच्छी नहीं है तो सोचिए रात में उसका क्या हाल होगा। तो ये चीज़ डेफिनेटली ध्यान देने वाली थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सीट और स्टीयरिंग एडजस्ट। तो दोस्तों, ड्राइविंग पोजीशन की बात करें और सीट और स्टीयरिंग एडजस्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी है लकीली, और आपको एक कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। साथ ही सीट और स्टीयरिंग दोनों ही अच्छे खासे एडजस्टमेंट्स के साथ आते हैं, तो आपको वहाँ पे कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है इस ग्लॉस्टर के अंदर, क्योंकि फीचर पैक्ड गाड़ियाँ तो MG बनाना जानता ही है। हम बात करते हैं प्रॉपर ड्राइविंग डायनामिक्स की। अब ड्राइविंग डायनामिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है किसी भी गाड़ी के लिए उसका इंजन। तो इसके अंदर कौन सा इंजन आता है? तो दोस्तों, 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, और ये मैं चला रहा हूँ 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन। एक सिंगल टर्बो इंजन भी आता है जो कि आपको लोअर वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, और कभी उसे चलाने का मौका मिलेगा तो उसकी बात करेंगे और अलग से। बाकी आज कर रहे हैं इसकी बात। तो इसके पावर स्पेक्स की बात करें तो 216 PS की पावर और साथ में 479 Nm का टॉर्क। फिगर्स सेगमेंट के हिसाब से मैचेबल है और कोई ऐसी पावर फिगर्स में ऑन पेपर तो कमी नहीं है। बट ओवरऑल रिस्पॉन्स की बात अभी करेंगे मोड वाइज, क्योंकि हर मोड में अलग रिस्पॉन्स है। और एक मैं आपको आउटलाइन वर्डिक्ट भी दे दूंगा, क्योंकि ये गाड़ी जब भी आप स्टार्ट करते हैं और घर से निकलते हैं तो ये स्टार्ट होती है ऑटो मोड के अंदर। तो मोस्टली लोग बार बार मोड्स को चेंज नहीं करेंगे और काफ़ी सारे लोग ऑटो मोड में ही गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, नोइंगली या अननोइंगली, ये आपकी चॉइस है। बाकी सबसे पहले बात करते हैं ऑटो मोड की ही। तो दोस्तों, हिल्स का मैंने एक प्रॉपर अलग से वर्डिक्ट बनाया, तो हिल्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा मैं। बात करेंगे सिर्फ प्लेन्स की, सिटीज़ की और हाईवेज़ की। तो ऑटो मोड के अंदर पावर ठीक ठाक रहती है और ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं लगती है सिटी और हाईवे पे चलाने में। बट ट्विन टर्बो इंजन के अंदर टर्बो लैग काफ़ी है, और डीजल इंजन है तो कहीं ना कहीं एक थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हाई टॉर्क वाली गाड़ियों से, वो कहीं ना कहीं एक सेकंड का लैग जो आता है, उस वजह से आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और आपका ओवरऑल ड्राइविंग फीडबैक कहीं ना कहीं डिले हो जाता है।
तो वो चीज़ आपको अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगाएगी, बट अदरवाइज पावर से रिलेटेड आपको कमी सिटी और हाईवे पे ऑटो मोड में नहीं लगेगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मोड की, जो कि है इको मोड। इको मोड के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं गाड़ी मेरे को तो अंडर पावर्ड फील हुई। अब माइलेज निकालने के लिए अंडर पावर्ड गाड़ी चलाना ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक 50-51 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी माइलेज निकालनी चाहिए 51 लाख रुपए खर्चने के बाद जो गाड़ी को चलाने में मज़ा ना आए, अनटिल एंड अनलेस द कार इज शॉफर ड्रिवन। खैर नेक्स्ट अपने मोड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स मोड। और इको और ऑटो मोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेजर फ़र्क है। ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर नॉर्मल मोड होता है और इस गाड़ी के अंदर मेरे ख्याल नॉर्मल मोड को ही ऑटो मोड का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं स्पोर्ट मोड की, तो स्पोर्ट मोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है अगर ऑटो मोड से देखें तो। जो टिपिकली गाड़ी स्टार्ट होती है, मुझे नहीं लगता आपको बार बार स्पोर्ट मोड में डालने की ज़रूरत है, अनटिल एंड अनलेस आपने प्लान कर लिया है कि आपको थोड़े से हाई आरपीएम्स पे गियर शिफ्ट्स चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं 3-4 और मोड, जो कि हैं सैंड, मड, रॉक, और वो ऑफ रोडिंग मोड्स हैं, तो वो अपना काम ठीक ठाक कर लेते हैं। 4x4 लैडर ऑन फ्रेम एसयूवी है, फुल साइज है, तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स तो हैं ही गाड़ी के, व्हील बेस के और ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm की है, वहाँ परेशानी नहीं है। बट जो अपने एंगल्स होते हैं, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ब्रेक ओवर एंगल, वो चीज़ें जैसे जैसे साइज बढ़ता है गाड़ी का, वैसे वैसे आपको ऑफ रोडिंग में परेशान करना शुरू कर देती है। बट जितना मैंने इसे एक्सपीरियंस किया हिल्स में, और सैंड का भी मौका मिला मुझे, स्नो का तो मौका अभी नहीं मिल पाया, तो उस हिसाब से गाड़ी ने ठीक ठाक परफॉर्म करा। और हम चलते हैं ड्राइविंग के और एस्पेक्ट्स की तरफ। तो जब भी आप पैसा खर्चेंगे तो कहीं ना कहीं स्पेस और कंफर्ट और लग्जरी ऐड ऑन होती रहनी चाहिए, तभी आप अपना बजट बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी आपको 6 और 7 सीटर ऑप्शन में देखने को मिलती है, और दोनों ही सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको स्पेस से कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगने वाली है। स्पेस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी मैनेज करी गई है, और इस सेगमेंट के अंदर सबसे बड़े साइज़ की गाड़ी यही है। प्रॉपर डायमेंशन कंपैरिजन आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत लोग गूगल पे बता ही रहे हैं। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, कंफर्ट। तो दोस्तों कंफर्ट 2-3 चीज़ों से आता है, और एक चीज़ जो मैं आपको पहले अभी डिस्कस कर रहा था 4x4 वाले पार्ट में, टायर्स। तो दोस्तों ये जो टायर्स कंपनी से स्टॉक आ रहे हैं, ये आपके सिटी और हाईवे रन्स के लिए परफेक्ट है। वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चाहे टायर की प्रोफाइल हो, चाहे टायर की विड्थ हो। रिम साइज़ 19 इंच का है, जो कि थोड़ा सा अनकॉमन है। 18 इंच के आसपास ज़्यादातर गाड़ियाँ होल्ड करती हैं, बट बड़े साइज़ होने का कोई नुकसान नहीं है। और कुछ कुछ गाड़ियों पे, इवन अगर इस गाड़ी की बात करें या इसके थोड़े बहुत कॉम्पिटिटर्स की बात करें, हर एक का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, आप खुद समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इतने बड़े बॉडी साइज़ पे कहीं ना कहीं 18 इंच के टायर्स थोड़े से छोटे ज़रूर लगते हैं। तो वहाँ पे 20 इंच ना जाते हुए MG ने यहाँ पे 19 इंच का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, और वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी मेरे को नहीं लगी। अब टायर्स से कंफर्ट ठीक आ रहा है, तो सस्पेंशन सेटअप की बात करना ज़रूरी है। और सस्पेंशन सेटअप इस गाड़ी के अंदर आपको कंफर्ट की तरफ ट्यून देखने को मिलेगा, और सॉफ्टर सस्पेंशन जैसे बोला जाता है, वो चीज़ इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइडेड है। अब इसके अपने प्रोज हैं और अपने ही कॉन्स हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रोज की। तो दोस्तों जब आप ट्रैवल करते हैं, रफ रोड हो या नॉर्मल रोड हो, इंडिया के अंदर स्मूथ रोड्स की कमी है थोड़ी सी, तो वहाँ पे झटके वगैरह काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है गाड़ी, और एक बाउंसी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिससे कंफर्ट आपका बना रहता है और उतने थर्ड आपको फील नहीं होते हैं सस्पेंशन की तरफ से। प्लस एक लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं पहले इम्पैक्ट चेसीज पे जाता है और बॉडी पे एक कंट्रोल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। लैडर ऑन फ्रेम गाड़ियों में ज़्यादातर आपको हल्के फुल्के झटकों में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट एकदम रफ और एक्सट्रीम टेरेन में जब आप चले जाते हैं तब कम इम्पैक्ट आपको केबिन में देखने को मिलता है। तो सस्पेंशन से कंफर्ट वाइज या फैमिली ट्रैवल वाइज मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं नेगेटिव्स क्या ऐड ऑन होते हैं। तो दोस्तों हाई स्पीड टर्न्स वगैरह अगर आप लेते हैं, इन एनी केस मे बी इन इमरजेंसी सिचुएशन, या जैसे मैं इस टाइम ग्रेटर नोएडा में हूँ और गोल चक्कर आ रहे हैं, और पहाड़ों में तो कहीं ना कहीं टर्न्स पे आपको मोमेंटम बना के रखना पड़ता है, जिससे कि आप टर्बो की रेंज में रहें और आपको इनफ पावर मिले एक इंक्लाइन पे चढ़ने की। तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बॉडी रोल आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, बट कहीं ना कहीं गाड़ी को चलाते चलाते यूज़ करते करते आपको
उस बॉडी रोल की भी आदत हो जाती है और कुछ लोगों को बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। स्कॉर्पियो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अगर क्लासिक की बात करें, बॉडी रोल के लिए वो गाड़ी फेमस थी और आज भी स्कॉर्पियो आने के बाद भी स्कॉर्पियो क्लासिक की सेल्स वहीं की वहीं हैं। तो बॉडी रोल भी किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। ऑल्दो सबका यूसेज और सबका फैमिली पैटर्न सेम नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको टेस्ट ड्राइव करके खुद अपने लिए जज करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि आ जाता है ये स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग अपना लेदर रैपिंग के साथ आता है और काफ़ी चंकी स्टीयरिंग है, एक प्रॉपर फील तो ये देता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लोगों की मिक्स्ड चॉइसेस हैं। कुछ कॉम्पिटिटर्स के अंदर आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है और इस ग्लॉस्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। तो एक तो चीज़ आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है। अगर आपने खुद ड्राइव करनी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टिफ स्टीयरिंग ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता। मुझे पसंद है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट पर्सनल एस्पेक्ट आपको बता नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओवरऑल जो मैंने नोट किया वो बता देता हूँ। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की जो टिपिकल कमियाँ होती हैं वो सारी इस ग्लॉस्टर के साथ हैं और सारी इस पे अप्लाई होती हैं। कहीं ना कहीं हाईवेज पे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस इस इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग पे नहीं आता, जबकि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग क्योंकि हार्ड है, क्योंकि स्टिफ है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा सिटी पार्किंग वगैरह में ये गाड़ी थोड़ी ईजी लगेगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ट्रैफिक में चलाने में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग थोड़ा सा ईजी लगने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बट ओवरऑल स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें तो क्योंकि बड़े साइज़ की गाड़ी है, बड़े साइज़ के टायर्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको उतना लाइट स्टीयरिंग नहीं लगेगा जितना आपकी टिपिकल हैचबैक या सेडान्स में होता है। तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। ये नहीं बोलूँगा कि मैं इम्प्रेस हुआ इससे, बट डेफिनेटली जिस तरह का मार्केट ट्रेंड देख रहा हूँ मैं, उस तरह से काफ़ी लोग इस स्टीयरिंग से इम्प्रेस डेफिनेटली होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं गाड़ी जितनी भी बड़ी हो, उसे चलाने की जो ईज़ है वो इन्हीं चीज़ों से मिलती है लोगों को। तो डेफिनेटली ईज़ ऑफ ड्राइविंग यहाँ पे ज़रूर है। अब स्टीयरिंग के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट, जो कि है अपना ट्रांसमिशन सिस्टम। तो दोस्तों बड़ी गाड़ी ज़्यादातर ऑटोमेटिक्स के अंदर ही ली जाती है और आजकल छोटी गाड़ियों के अंदर भी ऑटोमेटिक की इच्छा जागने लग गई है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों क्या एस्पेक्ट है इस ग्लॉस्टर के ऑटोमेटिक का और इंजन ट्रांसमिशन की ट्यूनिंग का। तो यहाँ पे ग्लॉस्टर के अंदर आता है आपको 8 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, जो कि डेफिनेटली पेयर किया गया 2 लीटर के ट्विन टर्बो इंजन के साथ, जो मैंने आपको डिटेल्स पहले दे दी हैं। तो ट्रांसमिशन का रिस्पांस कैसा है? तो दोस्तों ट्रांसमिशन रिस्पांस मेरे को ठीक देखने को मिला। बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, बट बहुत बुरा भी नहीं है। ओवरऑल अपना काम ये ठीक ठाक कर जाता है और गियर शिफ्ट्स आपको बिल्कुल फील नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस आप अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। अब दोस्तों छोटी गाड़ियों वाला सिस्टम नहीं है यहाँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर बहुत अग्रेसिव होंगे तो गाड़ी थोड़ा सा सोचने में टाइम तो लगा ही लेती है कि कौन से गियर में गाड़ी को डालना है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ अगर खाली रोड मिलती है तो आपको दिखाने की। आई होप कि आपको स्पीड दिख पा रही होगी स्पीडोमीटर के अंदर। तो इस टाइम गाड़ी है D5 के अंदर और स्पीड है अपनी 40 की। तो ये आपने देखा गाड़ी ने एकदम से D3 में डाल दिया, D4, D5, और इससे ज़्यादा मैं नहीं चला पाऊंगा इस रोड पे। तो जो मैं रिलैक्स ड्राइविंग में D5 पे चला रहा था अराउंड 50 की स्पीड पे, वही अगर अग्रेसिव ड्राइविंग पे आता हूँ तो वो चीज़ D3 पे हो जाती है। काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और अब एक बार गाड़ी को डालते हैं स्पोर्ट मोड में। यहाँ स्पोर्ट मोड लिखा आ चुका है और सेम चीज़ आपको 0 से करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ गाड़ी को ले लिया हॉल्ट पे, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है और पीछे से भी गाड़ियाँ आने वाली हैं, थोड़ा सा गैप बनने देते हैं। D1 पे है गाड़ी। ये आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 की स्पीड टच कर ली है गाड़ी ने और आपको नॉइज से भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ट्रांसमिशन इम्प्रेसिव मैं बोल सकता हूँ और ट्रांसमिशन में डेफिनेटली कोई कमी नहीं छूटी है MG से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है हैंडलिंग। तो दोस्तों हैंडलिंग भी कहीं ना कहीं सस्पेंशन से लिंक्ड होती है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी सस्पेंशन से लिंक्ड होती है। बट
सिर्फ सस्पेंशन का काम नहीं होता है, और भी चीज़ें काम करती हैं उसके अंदर। तो इस गाड़ी के अंदर कैसा एस्पेक्ट है? तो दोस्तों हैंडलिंग गाड़ी की ठीक ठाक है, बट वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अपने सस्पेंशन वाले पार्ट में कि जब आप हाई स्पीड टर्न्स लेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी रोल से आपको जूझना पड़ेगा, और आपको कितना सही लगता है और कितना नहीं, ये आपको खुद जज करना पड़ेगा अपने हिसाब से अपने टेस्ट ड्राइव के दौरान। और एक बार नहीं 4 बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, हर कॉम्पिटिटर की टेस्ट ड्राइव लीजिए जब आप इतना पैसा एक गाड़ी पर डाल रहे हैं। तो हैंडलिंग के अंदर मैं अपना पर्सनल वर्डिक्ट दूं तो 3 लोगों के साथ ट्रिप पे ट्रैवल किया था, और ओवरऑल हैंडलिंग मेरे को ठीक ठाक लगी गाड़ी की। बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, एक ठीक ठाक बैलेंस है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बीच बीच में लूज हो जाता है, बट ओवरऑल संभालना आना चाहिए, गाड़ी संभलने को तैयार रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी पे। तो दोस्तों यहाँ भी वही पॉइंट निकल के आता है कि अगर आपकी रोड हल्की फुल्की कर्व के साथ आ रही है तो आप हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी अच्छी खासी ले पाएंगे इस गाड़ी के साथ। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, सस्पेंशन का ट्रैवल वगैरह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सिर्फ बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है गाड़ी के अंदर, वो चीज़ है जो इसकी स्टेबिलिटी को हल्का फुल्का परेशान कर देती है। अदरवाइज कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो एक्सेलरेशन, पावर, ड्राइव मोड, सब चीज़ों की बात हो गई। तो ब्रेकिंग की बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस गाड़ी के अंदर ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आती हैं, बट जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, सस्पेंशन एक तो सॉफ्ट है, गाड़ी लैडर ऑन फ्रेम है, तो नोज डाइव आपको डेफिनेटली फील होगी, और इस तरह की मूवमेंट्स आपको गाड़ी में फील होंगी जब आप ब्रेक मारेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ब्रेक लगती नहीं है या कुछ है। डेफिनेटली जब मैंने ट्रिप मारा तो ब्रेक डस्ट अक्यूमुलेशन थोड़ी ज़्यादा लगी मेरे को। तो गाड़ी को टाइम टू टाइम प्रेशर वॉश करा लिया करें और ब्रेक डस्ट निकलवा लिया करें प्रेशर से, तो उससे थोड़ी सी ब्रेकिंग एफिशिएंसी और बेहतर हो सकती है। अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है, और ब्रेकिंग सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स देती है। जिस तरह की ये गाड़ी भागती है अपने मैक्सिमम स्पोर्ट्स मोड के अंदर, जिस तरह की स्पीड्स अलाउड है इंडियन हाईवेज पे, उस तरह से ब्रेकिंग में मेरे को खास शिकायत नहीं लगी। हाँ, बॉडी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो सडन ब्रेकिंग के चांस में आपको हो सकता है पैसेंजर्स को परेशानी ज़रूर हो, बट ओवरऑल ड्राइवर कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं या गाड़ी रुकने की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस में कोई कमी, कोई लैग नहीं आता है। तो ब्रेकिंग एट पार है और कोई दिक्कत परेशानी वहाँ पे नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं टर्निंग रेडियस पे। तो दोस्तों गाड़ी का साइज़ बड़ा है, तो डेफिनेटली टर्निंग रेडियस भी बड़ा है। तो टाइट स्पेसेस में और इवन पहाड़ों में हर जगह सिंगल टर्न आप नहीं ले पाते हैं, कहीं ना कहीं एक आध बार आपको रिवर्स ज़रूर करनी पड़ जाती है। तो वो चीज़ थोड़ा सा नोट करने वाली है, और ये चीज़ अंडरस्टूड भी होती है जब हम इस साइज़ की एक गाड़ी लेते हैं। उससे कोई खास शिकायत मुझे तो पर्सनली नहीं है, आपको हो तो आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं टेस्ट ड्राइव के दौरान। अडैस के फीचर्स किस तरह से काम करें? तो दोस्तों अडैस ठीक ठाक है, बहुत इम्प्रेसिव नहीं बोलूँगा, इससे बेहतर अडैस मैं चला चुका हूँ कुछ गाड़ियों के अंदर, नाम यहाँ पे मैं नहीं लूँगा। अब जहाँ फीचर्स की बात आ ही रही है, तो आप ऊपर देखेंगे पैनोरामिक सनरूफ। ये भी एक फीचर है जो इंडिया में आजकल काफ़ी डिमांड में है, और इसके किसी कॉम्पिटिटर के अंदर फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता। टच स्क्रीन वगैरह की बात करें तो इतने बड़े साइज़ की टच स्क्रीन किसी के पास नहीं है, कनेक्टेड कार फीचर्स किसी के पास नहीं है, और एक्सक्लूसिविटीज़ की बात करें तो फीचर्स में एक्सक्लूसिविटीज़ MG के पास काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फीचर्स के मामले में डेफिनेटली ये आपकी गो टू कार हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं तो NVH लेवल्स, जो कि कहीं ना कहीं कंफर्ट का ही पार्ट होता है, और 2 लीटर का एक बड़ा डीजल इंजन है। ऑल्दो ये गाड़ी मेरे पास आई थी तो 18,900 समथिंग चली हुई आई थी, इस टाइम 19,950 पे है, तो ऑलमोस्ट 20,000 टच करने वाली है। और मीडिया कार है, तो कहीं ना कहीं हर बंदा इसे अपने तरीके से टेस्ट करता है, प्यार से भी टेस्ट होती है और रफली भी टेस्ट होती है, क्योंकि हर चीज़ आपको बतानी है, हर सिचुएशन आपको समझानी है। तो इस गाड़ी में अगर बात करें तो हल्की फुल्की रैटलिंग देखने को मिली। रैटलिंग से अलग अगर बात करूं तो इंजन की नॉइज़ भी मेरे को ऐसा फील हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं 2 अलग अलग ग्लॉस्टर और भी चला चुका हूं, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि इस गाड़ी के अंदर नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। अब ये क्यों है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। हो सकता है किसी ने रफ यूज़ करा हो, या कहीं ना कहीं डैमेज हुई हो गाड़ी किसी से, या रिपेयर हुई हो गाड़ी। बट ओवरऑल अगर ग्लॉस्टर के NVH लेवल्स की बात करते हैं तो ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी इंसुलेशन करी गई है, और
इतना बड़ा डीजल इंजन जब स्टार्ट होता है, जब चलता है, जब हाई लो आरपीएम्स पे जाता है, तो डेफिनेटली अपनी प्रेजेंस तो फील कराता ही है। और इंजन प्रेजेंस फील करा रहा है तो गाड़ी की रोड प्रेजेंस की भी बात आ गई है। अब काली गाड़ी, इतने बड़े साइज की गाड़ी, और वो भी 4x4, तो कहीं ना कहीं रोड प्रेजेंस तो बन के आती ही है। तो गाड़ी की भी और इंजन की भी रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और NVH लेवल्स में अगर टिपिकली जाएं तो हाई स्पीड के अंदर आपको हल्की फुल्की विंड नॉइज़ आएगी। टायर नॉइज़ मेरे को लकीली यहाँ पे नहीं मिली, और इंजन नॉइज़ सिर्फ हाई आरपीएम्स में केबिन के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। अगर मैं स्मूथली गाड़ी को चला रहा था तो वहाँ पे भी मेरे को कोई शिकायत नहीं थी। वाइब्रेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की वाइब्रेशन आपको पेडल्स पे फील हो जाती है। और लास्टली आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जिसके लिए मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बट जो लोग इन गाड़ियों को खरीदते हैं वो लोग बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं होते हैं, माइलेज। तो जी हाँ दोस्तों, क्यूरियस होना ना होना वो आपकी कॉल है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता हूं, क्योंकि माइलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गाड़ी खरीदना एक अलग एस्पेक्ट है, गाड़ी को मेंटेन करना एक अलग एस्पेक्ट है, और गाड़ी को रन करना एक अलग एस्पेक्ट है। तो दोस्तों, माइलेज डेफिनेटली ट्रैफिक कंडीशंस पे डिपेंड करेगी, ड्राइव मोड पे डिपेंड करेगी, आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगी, गाड़ी के अंदर कितना लोड है उस पर डिपेंड करेगी, और कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक रफ एस्टिमेशन अगर आपको दूं तो इस गाड़ी से जो मेरे को फीलिंग आई वो ऐसा लगा कि 9 से 11 की माइलेज इस गाड़ी से आप निकाल सकते हैं अगर आप वाइज ड्राइविंग अपनी रखते हैं। बाकी मैंने कितनी निकाली तो वो तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको माइलेज टेस्ट देखना पड़ेगा, जो या तो आ चुका होगा या फिर बहुत ही जल्दी चैनल पे आने वाला है। बाकी दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट रह गया है ग्लॉस्टर को लेके या किसी भी और गाड़ी को लेके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करें तो मोस्टली कॉम्पिटिटर्स की वीडियो चैनल पे ऑलरेडी लाइव है। हो सकता है थोड़ी टाइम पहले बनाई हो मैंने, क्योंकि मेरे को याद है फॉर्च्यूनर लास्ट टाइम मेरे पास इसी टाइम थी, दिसंबर में पिछले साल। तो 1 साल पहले भी वही फॉर्च्यूनर आ रही थी, आज भी वही फॉर्च्यूनर आ रही है, और इसुजू की MU-X भी मैं चला चुका हूँ। तो अगर आप उनके वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, तो आपको वो वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।